वेलकम बैक फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में सीपीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज़ क्रेडिट आवर्स के ऊपर स्पेसिफिक डिस्कशन करी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसके बारे में हम स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली क्रेडिट आवर्स आपके कैसे कंप्यूट होते हैं, कैसे इवैल्यूएट होते हैं। तो इस वीडियो में हम सीपीए का जो क्रेडिट आवर्स इवैल्यूएशन सिस्टम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 120 आवर्स सीपीए ज्वाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको सीपीए एग्जाम में बैठने से पहले आपके 120 आवर्स क्रेडिट आवर्स पूरे होने चाहिए। तो अब यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट्स में इस 120 आवर्स का जो है प्रोसेस थोड़ा सा रिजिड है, मींस वहाँ पर हो सकता है आपको 150 आवर्स रिक्वायर्ड हो, और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में आपको इसको लेकर रिक्वायरमेंट जो है थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी मिल सकती है रिक्वायरमेंट में, यानी कि कुछ स्टेट्स में 120 से कम की भी आपको हो सकता है, किसी स्टेट्स में आपको ऐसा बेनिफिट भी मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, मैं आपको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा होंगे। अब ये 120 आवर्स आपके कैसे कंप्यूट होंगे, कैसे आपको पता लगे कि आप 120 आवर्स होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपने फॉर एन एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, फॉर एन एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स करी है, तो आपके जनरली जो होता है बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम में जनरली 30 आवर्स पर ईयर मिलते हैं। मीन्स आपको टोटल 3 इयर्स की ग्रेजुएशन में आपको टोटल 3 इयर्स की ग्रेजुएशन में 90 आवर्स क्रेडिट मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी ग्रेजुएशन के बेस पे आपके काफ़ी कम चांसेस हैं कि आप सीपीए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में हो जाए, तो अदरवाइज बाकी किसी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस केस में आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ज्वाइन करना होगा या कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल आप एमकॉम ज्वाइन करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में, तो उस केस में आप 1 ईयर यानी कि 120 ईयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपको 30 ईयर्स तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। तो आपके ये जो आवर्स हैं ये 120 आवर्स हो जाएंगे, तो आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उस केस में। या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि सीए, सीएस या सीएमए। बट सीए, सीएस या सीएमए के बारे में आप एक बार कंफर्म कर लेना कि वो वाले क्रेडिट्स आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में काउंट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट भी स्पेसिफिक हो जाती है इसको लेकर। तो आप इसको एक बार प्लीज़ एक बार इंश्योर कर लेना बिफोर अप्लाइंग फॉर द सेम। और इस क्राइटेरिया में जो मैंने अभी तक आपके साथ बात करी है, ये बात करी टोटलिटी में। अब ये जो इंडिविजुअल यानी कि मैंने आपके साथ बात करी कि 1 ईयर के लिए 1 ईयर के लिए आपको 30 आवर्स मिलते हैं, और ये 30 आवर्स भी पर एक सब्जेक्ट जो है, यानी कि आपके सब्जेक्ट्स जो आपने स्टडी करे उस पर भी डिपेंड करते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट स्टडी करे होंगे, तो इनके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली हायर साइड पर आपको क्रेडिट मिलते हैं, और नॉर्मल सब्जेक्ट्स के लिए आपको कम साइड पर कम क्रेडिट्स मिलते हैं। तो उन पर भी डिपेंड करता है। आगे हम प्रोसीड करते हैं कि आपसे जो है मैंने इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे असेस होता है, कौन इसको असेस करता है, हम उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये 120 आवर्स या 150 आवर्स या आपके असेस यानी कि इवैल्यूएट कैसे होंगे, इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक स्टेटमेंट यानी कि एक रिपोर्ट आपको ऑब्टेन करनी होगी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशंस ऑब्टेन करी है, जिसके बेसिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं सीपीए के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी एक स्टेटमेंट या फिर रिपोर्ट या फिर उसको हम जो टेक्निकली बोलते हैं वो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट्स, तो आपको वो ऑब्टेन करनी होगी, और वो आपको डायरेक्टली फॉरवर्ड करनी होगी सीपीए इंस्टीट्यूट को, यानी कि सीपीए इंस्टीट्यूट का जो एक पार्टनर है यानी कि नासबा को आपको वो डायरेक्टली फॉरवर्ड करनी होगी, या फिर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड सीपीए के जो बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं उनको भी आप ये अपना इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो मैंने आपके साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये शेयर किया कि आपको जो इवैल्यूएशन होगा वो या तो नासबा करेगा या फिर एआईसीपीए के बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट अलॉन्ग विद योर अदर क्रेडेंशियल्स जैसे आपके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स वगैरह को आपको साथ में अटैच करना होगा, और वो उनको फॉरवर्ड करना होगा। वो आपके इवैल्यूएशन को कंफर्म करेंगे, आपको एक फॉर्मली कम्युनिकेट करेंगे कि दैट यू आर एलिजिबल फॉर आवर सीपीए प्रोग्राम। तो आपको वहाँ से फॉर्मल कम्युनिकेशन मिलेगा इसके रिगार्डिंग। अब इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में डाउट होगा कि ये फ्री है या इसकी कोई फीस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्ट की भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आप जहाँ से इंस्टीट्यूशन से, जिस यूनिवर्सिटी से अपनी ट्रांसक्रिप्ट को ऑब्टेन करेंगे, उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है। इसके बाद हमने जो डिस्कशन करना है कि इस इवैल्यूएशन की क्या फीस है, कितनी फीस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, उस फीस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डिसाइडेड और अनडिसाइडेड ज्यूरिसडिक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, डिसाइडेड और अनडिसाइडेड
अनडिसाइडेड ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि मैंने आपको बताया था कि आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट करना होगा जहाँ से आप सीपीए करेंगे। तो डिसाइडेड ज्यूरिसडिक्शन वो केस है जब आपने अपनी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अपना स्टेट पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं इसी पर्टिकुलर स्टेट से मैं सीपीए करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो उस केस में आपको उसी पर्टिकुलर स्टेट से अप्लाई करना होगा, यानी कि आपने पहले से अपनी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड कर ली है। तो इस केस में आपको उसी स्टेट के लिए अप्लाई करना होगा। तो इस केस में आपकी फ़ीस कितनी होगी, $225 जो है नासबा की फ़ीस है। ये फ़ीस वेरी कर सकती है अदर रिकॉग्नाइज पार्टनर्स के केस में, और इस केस में भी प्रोसेस सारा सेम ही रहेगा। और अब बात करते हैं कि अनडिसाइडेड का केस। अनडिसाइडेड का केस अपोजिट है, मीन्स आपने अपनी ज्यूरिसडिक्शन फाइनलाइज नहीं करी है या आप बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि आप कौन से स्टेट से एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको अनडिसाइडेड ज्यूरिसडिक्शन को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि डिसाइडेड ज्यूरिसडिक्शन तो उसी पर्सन को ऑप्ट करना चाहिए जिसको अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में एक हाई लेवल ऑफ श्योरिटी है कि हाँ मैं उस स्टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर लूँगा या कर लूँगी। तो इन दैट केस आपको ये पर्टिकुलर चीज़ माइंड में रखनी होगी। अनडिसाइडेड के केस में ये होगा कि जब आप नासबा या किसी रिकॉग्नाइज पार्टनर के पास अप्लाई करेंगे तो वो आपका सारे स्टेट्स में आपको देखेंगे कि आप उन सारे स्टेट्स में किसी भी जिन स्टेट्स में आप एलिजिबल होते हैं, तो आपको उन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए आपको एक बता देंगे कि आप इन स्टेट्स के लिए एलिजिबल हैं। आप उन स्टेट्स में अपनी चॉइस अपने अकॉर्डिंगली अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसकी फ़ीस जो है थोड़ी सी हायर साइड पे होती है। नासबा की जो फ़ीस है इस केस में $350 है। बाकी अदर जो रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं उनके केस में फीस थोड़ी वेरी कर सकते हैं, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। आपके पास वो नंबर जो टेलीग्राम या व्हाट्सअप पे जिस पे आपको करना होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड।